हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया के बुक है जिसमें स्मरणीय तथ्य दिया गया जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं उसके अनुच्छेद के बारे में। भाग एक में क्या है, तो भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कहेगा तो 1 से 4 तक हो जाएगा। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11 तक। और हमारे देश में जो नागरिकता है ये एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। भाग 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के क में कहेगा तो मूल कर्तव्य का उल्लेख है। मूल कर्तव्य ये लिया गया है रूस से, और मौलिक अधिकार कहेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नागरिकता कहेगा तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे भाग 5 के बारे में। सबसे अगर कहेगा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा 5, जिसमें अनुच्छेद कितना है, तो 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक ये भाग 5 है। और भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में कहेगा तो इसमें राज्य का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद हो जाएगा 152 से 137 तक। भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य हो जाएगा। भाग 7 के संबंध अनुच्छेद 238 से है। भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 5 में कहेगा तो संघ हो जाएगा, 6 में हो जाएगा राज्य, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायती राज्य है। इसमें पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 के क से लेके अण तक है। वही भाग 9 के क में कहेगा तो इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। अनुच्छेद हो जाएगा 243 से त से लेके 243 से अच तक। 9 के ख के संबंध, भाग 9 के ख के संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा सहकारी समिति से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भाग 10 में किसका उल्लेख मिलता है, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है भाग 10 में। भाग 11 में किसका है, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में दर्शाया गया है। संघ वही भाग 12 कहेगा तो वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद है। भाग 13 में क्या है, तो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 में क्या है, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख किया गया है। वही भाग 11 में कहेगा तो संघ और राज्यों के बारे में यानी कि दोनों के मध्य संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे 14 के क में क्या है, भाग 14 के क में है अधिकरण। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कहेगा तो 324 से लेकर 329 तक हो जाएगा। भाग 16 में क्या है, तो इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 के संबंध हो जाएगा राजभाषा से। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 देखेंगे तो इसमें आपात उपबंध के बारे में उल्लेख मिलता है। वही कहेगा अनुच्छेद 352 से 360 तक हो जाएगा। भाग 19 में क्या है, तो इसमें प्रकीर्णन है भाग 19 में। भाग 20 के संबंध कहेगा तो संविधान संशोधन से हो जाएगा, और अनुच्छेद है 368। संविधान संशोधन ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। भाग 21 के संबंध हो जाएगा अस्थायी विशेष उपबंध से। भाग 22 के संबंध क्या है, तो 300 भाग 22 है इसमें उल्लेखित अनुच्छेद हो जाएगा 393 से लेकर 395 तक। भाग 22 के संबंध है संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, तो अंत हो सकता है 3 प्रकार से।
भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था? तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था 1955 ईस्वी में। भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत के अधिकार पत्र या उसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और जो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में कब लागू हुआ था? तो 1215 में। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय में जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। वर्तमान में इसे रखा गया है 300 के क में। पहले किस अनुच्छेद में था? तो पहले 19 के F में था। वर्तमान में इसे कहेगा 300 के क में रखा गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात की गई है। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के लिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कहाँ पे की गई है? तो अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। और विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में। उपाधियों के अंत का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 के क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 22 में किया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें किसका उल्लेख है? तो समता या समानता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका संबंध हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 23-24 में क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 के संबंध कहेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में मिलता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो प्रेस के स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के ए में मिलता है। आगे देखेंगे जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसके बारे में देखेंगे। 19 के ए में कहेगा तो 19 के में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 19 के बी में क्या है? तो शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में क्या है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के डी में कहेगा तो आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 के ई में क्या है? तो निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के जी में क्या है? तो व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। इसे याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिएगा
ए में हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। पहले बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता मिल गई। जब शांतिपूर्ण सभा कीजिएगा तो उसके बाद मिल गया संघ बनाने की स्वतंत्रता। जब संघ बना लिए तो कहीं देश में घूमने की स्वतंत्रता मिल गया। जब घूमने निकले तो वहाँ निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता मिल गई। इसके बाद जब निवास हो गया तो उसके बाद व्यापार यानी जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों का स्थापना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं 5 प्रकार के। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 के क में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 45 में। और 6 से 14 के वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है। SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में मिलता है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 के क में। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में मिलता है। ये जो चारों है ये भी याद कर लीजिएगा। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 48 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के क हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थानों के संरक्षण करेगा तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 51 है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी? तो ये कहे थे KT शाह है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो ये कहे थे KT शाह है। आगे देखेंगे, आगे है किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। कब? तो 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कहेगा तो 11 है। पहले कितना था? तो पहले 10 था और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। आगे देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो ये किया गया दिल्ली एवं पुदुचेरी में। कह रहा है कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो दिल्ली और पुदुचेरी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि पदावधि का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि पदावधि का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवारों को जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है तो ये 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो पुनः निर्वाचन हो जाएगा अनुच्छेद 57 में और निर्वाचन कहेगा तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं को उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 58 में, यानी कि अनुच्छेद 58 में कहेगा तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाला शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन के उल्लेख है जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसका कहेगा अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनः विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनः विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के तहत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला में। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये क्रम से तीसरा थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कहेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू और इनका ये कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इसका उल्लेख किया गया है तो भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 64 में। और राष्ट्रपति के स्थान पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 65 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है तो ये किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 15%। और ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है? तो 91वां संविधान संशोधन में ये कहा गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है
और वही व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या हो जाएगा 18 है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी और ये पहली बार 1966 में बनी थी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो ये हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन? तो 13 दिन। और कम उम्र के प्रधानमंत्री कहेगा तो राजीव गांधी हो जाएंगे। भारत की संसद का निर्माण होता है तो भारत के संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, यानी कि संसद के अंग कहेगा तो ये हो जाएगा 3। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को कहा जाता है तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। संसद के 2 सदन है, एक हो जाएगा उच्च सदन और एक हो जाएगा निम्न सदन। वही अंग कहेगा तो 3 है। अंग में हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 हो जाएगा। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित थी? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47, यानी कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा कितना है? तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम उम्र सीमा होना चाहिए 25 वर्ष। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितनी समय तक वृद्धि किया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए तो ये कुल सदस्यों का 1/10 भाग। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और बुलाते कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। पहली बार 1961, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार कहेगा तो 2002 हो जाएगा। संयुक्त जो अधिवेशन है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और ये लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया देश से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा धन विधेयक को पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों के समर्थन होना चाहिए? तो ये 50 सदस्यों की समर्थन होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है तो लोकसभा सदस्य के रूप में। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 93 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है तो ये चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के
अधिवेशनों या कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा। तब भारत के कह रहा है कि भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी महान्यवादी होते हैं। और भारत के प्रथम महान्यवादी कहेगा तो MC शीतलवाड़ हो जाएंगे। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएंगे महान्यवादी। आगे देखेंगे, महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिलता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है तो सार्वजनिक धन के संरक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है तो भारत के संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हो जाएगा राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता, राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। भारत के संचित निधि द्वारा, भारत के जो संचित निधि है इसके द्वारा व्यय किसको किसको होता है? तो राष्ट्रपति के वेतन एवं अन्य भत्ता इसी से दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता इसी से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ता इसी से दिया जाता है। कोई ऐसा ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है उनका भी वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है तो इसका उल्लेख मिलता है 267 में। संचित निधि का उल्लेख 266 के फर्स्ट में है और आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में है। भारत का आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था कब? तो 1950 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में। और सर्वोच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो यह है 65 वर्ष। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL की अवधारणा लाने का श्रेय किसके है? भारत में लोकहित मुकदमा की अवधारणा लाने का जो श्रेय है न्यायमूर्ति PN भगवती को है। और पहली बार जो लोकहित मुकदमा है कहाँ पे लाया गया था? तो गुजरात में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? तो यह है अपीलीय अधिकार। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों को विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के कैसा अधिकार है? तो अपीलीय अधिकार है। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 129 में। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 129 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 214 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 215 में। किस अनुच्छेद में कहा गया कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 215 में। वही सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा तो ये इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 129 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है और उच्च न्यायालय के गठन के उल्लेख अनुच्छेद 214 में है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 25 और 25वां उच्च न्यायालय हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती उच्च न्यायालय। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल।
राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की सतत शपथ जो दिलाते हैं ये कौन दिलाते हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं तो राज्यपाल के नाम से। राज्य के समस्त कार्यपालिका जो कार्य संपादित किए जाते हैं ये किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्य के प्रमुख सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है तो ये राज्यपाल के द्वारा। राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं तो ये होते हैं राज्यपाल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल को सत्रहान उसका सत्रवासन अथवा विघटन करने का अधिकार किसको है तो राज्यपाल को। राज्य विधानमंडल को सत्रहान उसका सत्रवासन अथवा विघटन करने का अधिकार राज्यपाल को है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है तो विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है और निम्न सदन कहेगा तो विधानसभा को कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का होना चाहिए तो 1/3 भाग। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है तो वर्तमान में कहेगा तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए तो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 भाग। वही कहेगा कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के होना चाहिए तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 भाग होना चाहिए और विधान परिषद में कुल कहेगा सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं तो 1/6 भाग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होना चाहिए तो विधानसभा में अधिकतम 500 न्यूनतम 60 है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है तो 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। राज्य मंत्री परिषद के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है तो मुख्यमंत्री के समस्त कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 167 में मिलता है। आगे हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। विभिन्न सूचियां एवं उसके विषय के बारे में देखेंगे। संघ सूची में वर्तमान में कहेगा कितने विषय हैं तो संघ सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में कहेगा वर्तमान में कितना है तो 61। पहले कितना था, पहले 66 था और संघ सूची में पहले कितना था 97 था। समवर्ती सूची में वर्तमान में कहेगा कितने विषय हैं तो 52 हो जाएगा, पहले 47 था। ये जो दिया गया है पहले का है, वर्तमान में इतना है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। राज्य सूची में जो विषय दिया गया है देखते हैं। राज्य सूची को हो जाएगा कृषि, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई और पुलिस। संघ सूची में जो विषय है देखते हैं। रक्षा हो जाएगा, विदेशी मामले हो जाएंगे, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार और अंतर्राष्ट्रीय संधि। जो समवर्ती सूची के विषय देख लेते हैं। शिक्षा हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, परिवार नियोजन हो जाएगा, वन हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा और कारखाना हो जाएगा। और भी कुछ छूट रहा है देख लेते हैं। और आर्थिक नियोजन भी है, आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची में आता है। पुलिस हो जाएगा राज्य सूची में, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो जाएगा संघ सूची में। संसद को राष्ट्रीय हित को
संसद को राष्ट्र हित को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो ये दिया गया है 249 अनुच्छेद में। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 253 में। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग के गठन किस वर्ष किया गया? तो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग के गठन किया गया था 1983 में, और सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1987 में। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1987 में। आगे देखेंगे, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूंछी आयोग के गठन कब किया था? तो 2007 में। पूंछी आयोग के गठन 2007 में किया गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदियों घाटियों के पानी से संबंधित जो विवाद है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 262 में। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है तो कब? तो 1990 में। अनुच्छेद कहेगा 263 के तहत। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद बनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद बनगड़िया थे, और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? तो ये किए थे के संथानम। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है, तो केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है, अनुच्छेद 280 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई 1993 में, और केंद्र में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? 1991 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या होती है, तो कुल सदस्य सहित कुल संख्या कहेगा 5 होता है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के आई में। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष इनके सिंह हो जाएंगे, और इसका कार्यकाल 2021 से 26 तक है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे हो जाएगा, राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, तो वित्त आयोग के जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष के लिए।